कुछ ही मिनट्स पहले रशियन गवर्नमेंट ने ये विजुअल्स अपनी सरकारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में मिल रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर से, भारत के विदेश मंत्री से। पीछे आप देखोगे सरगेई लावरोव आपको दिख जाएंगे और ऑफ कोर्स भारत के बाकी जो ऑफिशियल्स हैं ये भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर की, वहाँ पे ऑफ कोर्स बात की गई कि किस तरीके से अभी व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे तो विजिट में क्या क्या बातें डिस्कस होंगी, किन किन चीज़ों को लेकर रशिया और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं। रशिया ऑब्वियसली ये चाहता है कि एक पेमेंट सिस्टम बन जाए इंडिया और रशिया के बीच में बिना रुके, जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बिल्कुल अलग हो ना। ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा देखना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे सैंक्शन का खतरा काफ़ी हद तक बना रहता है। आप एक बात नोट करिए, रशिया में ना डॉक्टर एस जयशंकर से मीडिया ने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो ये यूएस गवर्नमेंट बार बार भारत को टारगेट कर रहे हैं, ये सैंक्शंस तक की अब बात यहाँ पर की जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है डॉक्टर एस जयशंकर का रिप्लाई। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. ना पहले तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अ पर्सन, कि एक आदमी क्या कह रहा है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता नहीं हूँ। ये आज के समय इमेज बन गई है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि इतने ज़्यादा अनस्टेबल अनप्रिडिक्टेबल हैं कि आज इन पर कोई कमेंट कर दी, कल की बड़ी बात नहीं है कि कल सुबह उठ के इंडिया के बारे में कोई अच्छी ट्वीट कर दी, फिर उसके बाद 10 खराब ट्वीट्स कर दी। तो ऑलमोस्ट ट्रंप के बारे में वो कह रहे हैं कि देखिए वो एक व्यक्ति के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी जो ओवरऑल पॉलिसी है यूएस गवर्नमेंट की उसके बारे में मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। Uh, we are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. ना इन्होंने सिरा सिरा बोला मैं परप्लेक्स्ड हूँ। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिकन पॉलिसी यहाँ पर क्या है। हम वो देश है जिनको यूएसए ने खुद कहा था कि ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी के लिए आपको रशियन ऑयल परचेज करना चाहिए। अमेरिकन खुद हमारे पास आए थे आज से 2-3 साल पहले कि रशियन ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दो। हम कुछ हद तक थोड़ा बहुत अमेरिकन ऑयल भी परचेज करते हैं। अब धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका रीज़न मैंने आपको वैसे बताया है, इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं ऑयल के ये काफ़ी गिर रहे हैं। अमेरिकन ऑयल भी काफ़ी सस्ता हो रहा है। ये तब तक ही है जब तक ईरान की वॉर फिर से स्टार्ट नहीं हो जाती, देन थिंग्स विल चेंज रैपिडली। बट सिंस यूएस का ऑयल भी सस्ता हो रहा है, इंटरनेशनल रेट के आसपास आ रहा है, हम यहाँ पे आज के समय यूएस से भी परचेज कर रहे हैं। बट ये लॉजिक लगा देना कि इंडिया फाइनेंस कर रहा है रशिया की वॉर, हमने ओपनली यहाँ पर बोला हमारे विदेश मंत्री ने कि इंडिया नंबर 1 बायर नहीं है रशियन ऑयल का, ना हम नंबर 1 बायर हैं एलएनजी के, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो यूरोपियन यूनियन खरीदता है फ्रॉम रशिया। दे आर द नंबर 1 बायर स्टिल। तो क्यों भारत को टारगेट किया जा रहा है? आई एम कंफ्यूज, आई एम परप्लेक्स्ड। मुझे पता नहीं कि भारत को क्यों ये बिना बात पे टारगेट कर रहे हैं। और जो बात जयशंकर साहब ने यहाँ पर बोली है ना, आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसी पार्टी के कई दिग्गज नेता आज के समय ट्रंप को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, इंडिया यूएस रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करके गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। ये एक स्ट्रैटेजिक डिजास्टर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। जो भी आदमी अमेरिका में जियोपॉलिटिक्स समझता है, यूएन में काम कर चुका है, ही और शी अंडरस्टैंड्स इवन द बेसिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइज्ड और डेमोक्रेटिक पार्टनर है। इंडिया यूएस की हेल्प कर रहा है चाइना की सप्लाई लाइन से अलग होने में। तो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना इतना बड़ा ब्लंडर है कि यूएस इससे रिकवर नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। इधर आप देख पाओगे ट्वीट बाय निकी हेली, ये यहाँ पर कह रही है इंडिया इज एसेंशियल इन हेल्पिंग द यूएस मूव इट्स सप्लाई चेन्स फ्रॉम इंडिया। आगे ये भी ऐड करती है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लाई जाए, मगर
India stands alone in its potential to manufacture China light scale for products they can't be quickly or effectively produced here. Obviously देखो, सब कुछ यूएस खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन यूएसए हैज. और नीचे आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना, मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि अमेरिकन ही आज के समय इंडिया के साथ खड़े हैं. कई अमेरिकन, मैं आपको अभी बहुत सारी वीडियोस और दिखाऊंगा, इधर आप देख पाओगे. एक अमेरिकन यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया यूएसए का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर रहा है एंड हैज बीन सिंस 1971, जब यूएसए ने टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया था और इंडिया को धकेल दिया था इनटू द आर्म्स ऑफ रशिया. इंडिया यूएसए का नेचुरल एलाई है और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए. ना नीचे आप देख पाओगे इस टाइप की इमेजेस लोग बना रहे हैं. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, 20 साल का हार्ड वर्क अंडर क्लिंटन, बुश, ओबामा, बाइडन, बट ट्रम्प्स ईगो विल डिस्ट्रॉय इट ऑल. और ट्रम्प यहाँ पर जो ब्रिज है ये हथौड़े से इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ओवरवेलमिंगली मैं देख रहा हूँ अमेरिकन जो लंबे समय से अमेरिका में रहे हैं, एक्चुअल अमेरिकन, मैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा, कोई अभी नया नया वहां पे पहुंचा है वगैरह, बट जेन्युइन अमेरिकन आप अगर देखोगे ना, सब लोग एक ही स्वर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखकर इंडियंस ये ना समझे कि सभी अमेरिकन इंडिया के बारे में नेगेटिव ओपिनियन लेकर बैठे हैं. और इधर आप देख पाओगे जॉन बोल्टन यूएसए के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी वही बात दोहराएंगे जो मैं अभी कह रहा हूं आपको. And I think we need to have continued conversations among non-governmental Indians and Americans so that people can understand that what's happening at the very top level is not reflective of what the rest of the country thinks. And ये इन्होंने सेम बात बोली है कि इंडियंस को समझना होगा कि जो आज के समय अमेरिकन टॉप लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा देश ऐसा सोच रहा है. जो एक्चुअल अमेरिकन हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, दे आर वेरी मच प्रो इंडिया. आप देखोगे यूट्यूब पे मैंने देखा है कई अमेरिकन हैं प्रो इंडिया वीडियो बना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई आर यू बुलिंग इंडिया. सो अगेन ओवरऑल मैं अभी भी काफी हद तक एक बिलीवर हूँ इंडिया यूएस रिलेशंस में. डोनाल्ड ट्रंप एक पर्सनल ईगो या कोई घमंड की वजह से, आई मीन इट्स सैड कि इस लेवल पे आके एक बिलियनियर, 2 टाइम यूएस प्रेसिडेंट इतनी छोटी सी बात को लेकर दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब कर सकता है. आई डोंट नो पर्दों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने कितना डैमेज किया होगा यूएसए का अपनी ईगो की वजह से, बट क्लियरली इधर आप देख पाओगे बोल्टन ये कह रहे हैं. it's not much consolation, but Trump does this all the time, and that's one reason I don't think he's fit to be president. But it's happened, and I think the potential now is what Prime Minister Modi should look to do is wait for the right moment to take Trump aside very privately and say we've got to fix this. One suggestion would be if Modi is coming to the opening of the UN General Assembly in New York in the third week in September, that's a time when foreign leaders have a lot of meetings on the side. The side meetings are more important than the opening of the General Assembly, but it's not one country coming to another's capital. Have a one-on-one between Trump and Modi and let people say what they think of what's happened in the past several months, clear the air a little bit, and I think that would be helpful. ना इनका यहाँ पर ये भी मानना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अभी ये जो मीटिंग होगी यूएसए में, तो पीएम मोदी जब जाएंगे यूएस में, उस टाइम ये अलग से ट्रम्प से मिल सकते हैं, एक मीटिंग हो सकती है और पीएम मोदी डायरेक्टली ट्रम्प को कह सकते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस को रिकवर करवाने की आवश्यकता है. बट अगेन मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, अभी के लिए ना लगता नहीं है कि पिछली सारी बातें जो ट्रम्प बोल चुके हैं, भारत को फेल्ड इकोनॉमी बोल देना और बहुत सारी और नेगेटिव बातें बोलना भारत के बारे में, लोग उसको भुला देंगे. जो डैमेज है बहुत डीप हो चुका है. मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में यूएस इंडिया रिलेशंस अगली प्रेसिडेंसी, कोई अगले प्रेसिडेंट बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे. बट अभी के लिए ट्रम्प ने अगर एक काम किया है वो ये है कि इंडिया चाइना रिलेशंस रैपिडली इंप्रूव कर दिए हैं. और आगे जाकर आप देखोगे जब जेन्युइनली कोई ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में चिंतित है, तो वो कहेगा क्या मुझे एक मैस थमा के चले गए डोनाल्ड ट्रंप. मैंने रिसेंटली देखा चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि चाइना बिल्कुल यूएसए के अगेंस्ट खड़ा है. यूएसए के जो टैरिफ सैंक्शंस लगा दिए गए हैं भारत पे, चाइना बिल्कुल इसके अगेंस्ट खड़ा है. हालांकि इन्होंने फिर ये भी कह दिया कि इनके हिसाब से पाकिस्तान एक विक्टिम है टेररिज्म का, ये चाइना के साथ एक हमेशा इशू रहेगा. बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, चाइना ने प्रूव किया है कि ये ज़्यादा स्टेबल पार्टनर है कंपेयर टू यूएस. पाकिस्तान के साथ जो भी आप कह लीजिए, चाइना ने स्टेबिलिटी दिखाई है. यूएसए के साथ ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया तो नेगेटिव कमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी. ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आप देखोगे यूएसए को बहुत नुकसान पहुंचाएगी. मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं इमैनुअल मैक्रों की, आज की ट्वीट है. इन्होंने बोला मेरी अभी बात हुई है पीएम मोदी से और इन्होंने बोला कि हमने यूक्रेन के बारे में बात करी, यूरोप की सिक्योरिटी के बारे में और वेरियस और इशूज़ के बारे में बात करी. और लास्ट की कुछ लाइन है ना,
ये नोट करना। इन्होंने कहा है कि 2026 में फ्रांस होस्ट करेगा G7 समिट, तो उसके लिए यहाँ पे बात हुई है कि किस तरीके से फ्रांस की प्रेसिडेंसी को भारत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये देखना कि फ्रांस सपोर्ट करेगा भारत की प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2026। ब्रिक्स वही ग्रुप जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस ग्रुप को तो मैं तोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, ब्रिक्स बहुत खराब है, ब्रिक्स डॉलर के अगेंस्ट है। इमैनुअल मैक्रोन ने पहली बार ऑफिशियली मैं कहूंगा ब्रिक्स का मेंशन किया है और पॉजिटिव तरीके से किया है कि बिल्कुल हम ब्रिक्स को सपोर्ट करते हैं। एक रीजन मेरे हिसाब से ये है, अभी कुछ ही घंटों पहले न्यूज आई थी कि ट्रंप ने फिर से टाको कर लिया है यूक्रेन रशिया के बीच में जो सीज फायर करवाना था। जी हाँ, सीज फायर यहाँ पर बोलना पड़ेगा। यूक्रेन अभी भी सीज फायर चाहता है, जबकि ट्रंप और पुतिन चाहते हैं कि परमानेंट पीस डील यहाँ पर हो जाए। ट्रंप यहाँ से टाको कर चुके हैं। ट्रंप ने बोल दिया है कि पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग करवाओ, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो जो ट्रायलैटरल मीटिंग की बात की जा रही थी, अब उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग कब होगी आप खुद ही यहाँ पर सोच सकते हैं। कब दोनों लीडर्स आपस में मिलेंगे, कब क्या होगा वगैरह। और बेसिकली यूएस मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने इस झंझट से खुद को दूर कर लिया है। वो नहीं चाहते इसमें ज़्यादा वो पार्ट बने, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन की भी बॉडी लैंग्वेज से समझ चुके हैं। पुतिन कोई यहाँ पर ज़मीन छोड़ने नहीं वाले, उल्टा पुतिन ज़मीन गेन करने की बात कर रहे हैं। कोई यहाँ पर लैंड ऐसा नहीं है कि पुराना लैंड रशिया वापस यूक्रेन को पकड़ा देगा। तो यहाँ पर भी देखिए, एक आप कह लीजिए रिट्रीट कर रहे हैं ट्रंप, और यूरोपियन लीडर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और आप देखोगे कई लीडर्स अब ब्रिक्स के बारे में पॉजिटिव तरीके से मेंशन करना शुरू कर देंगे आने वाले कुछ महीनों में। इमैनुअल मैक्रोन एक शुरुआत है, आने वाले समय में लॉट विल हैपन। व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट होगी टू इंडिया, मुझे लग रहा है कि फ्रांस उस विजिट का भी सपोर्ट करेगा। ये अच्छी बात है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन भारत में गए हैं, बातचीत हुई है, डेफिनेटली कुछ अच्छा निष्कर्ष यहाँ से निकल के आएगा। एंड ओवरऑल आप अगर देखो तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त लग रहा है कि बिना किसी दिशा के जा रही है। इट इज़ हेडलेस। सब लोग यही बोल रहे हैं, जयशंकर साहब वाली लाइन, कि वी आर परप्लेक्स, समझ नहीं आ रहा कि यूएस करना क्या चाहता है। तो आने वाले समय में देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। आई बिलीव इंडिया और रशिया के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील भी डिस्कस की जा रही है। दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू यूएस के दो डेड इकोनॉमीज ने आपस में यूएस के सैंक्शंस को इग्नोर करके एक बड़ी डील कर ली है। सो अ लॉट विल हैपन। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd, एनरोल नाउ पर। यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स।
आपको अभी क्या करना है यहाँ पर, अपना नाम डालिए, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी-कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।